हे गाइस, वेलकम बैक इन मिस्ट्री ऑफ साइंस। मिस्ट्री ऑफ साइंस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मिस्ट्री ऑफ साइंस चैनल के तहत हम लोग क्लास 8 से क्लास 12 तक की साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई काफी इजी वे में करने वाले हैं। हर एक चैप्टर को काफी डीपली से पढ़ने वाले हैं, चाहे वो चैप्टर फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो या फिर बायो की हो। सो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आप हमारे साथ अपडेट रहोगे। मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाने के लिए आप बेल आइकन को भी बजा लेना। तो मैं बता दूं कि ये वीडियो 8वां वीडियो है। क्लास 8 का चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। इस चैप्टर पे हमने 7 वीडियोज को कवर कर लिया है। उन सारे वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप उन वीडियोज को नहीं देखा तो जरूर देख लेना, बिकॉज वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस चैप्टर का 7वां टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मतलब फसलों को वीड से प्रोटेक्शन करना, फसलों को खरपतवार से बचाना। अब क्यों और कैसे, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। क्या होता है ना कि जब हम लोग फसलों को अपने खेतों में बोते हैं तो उनके साथ साथ खुद ब खुद प्राकृतिक द्वारा अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, मतलब हमारे लिए वे हार्मफुल होते हैं, पौधे के लिए हार्मफुल होते हैं, वैसे पौधे फसलों के साथ साथ उग जाते हैं। उन्हीं पौधों को हम लोग वीड्स कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, जो हमारे लिए यूजलेस होती है, जो हमारे लिए हार्मफुल होती है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और वीड्स को हटाने की प्रक्रिया ही वीडिंग कहलाती है। Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. वीड भी एक प्रकार का प्लांट्स जो होता है जो अनडिजायरेबल होता है, उसे भी न्यूट्रिएंट चाहिए, स्पेस चाहिए, लाइट चाहिए एंड वाटर चाहिए। उसे ग्रोथ होने के लिए इन सारे चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन क्रॉप को भी इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो वे क्या करते हैं कि वो दोनों कम्पीट करते हैं, वे दोनों एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। ओके, जिससे क्या होती है कि हमारे फसल को नुकसान होती है। अवांछनीय पौधे के कारण, वीड्स के कारण पौधों को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, फसलों को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, लाइट, वाटर नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग का रिमूव करते हैं। ओके, दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। जो वीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, ये फसलों के ग्रोथ में अफेक्ट डालते हैं, फसलों के ग्रोथ में बाधाएं लाती है। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. ये सब जो weeds हैं हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करती है, हार्वेस्टिंग होने में बाधाएं लाती हैं, और काफी ऐसे weeds होते हैं जिनसे पॉइजनस स्मेल निकलती है या फिर उनसे पॉइजनस सीड्स या फ्लावर निकलती है, जो हमारे लिए और एनिमल्स के लिए हार्मफुल होती है। फार्मर्स एडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। इसीलिए फार्मर जो होते हैं वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए और उनके ग्रोथ पे कंट्रोल करने के लिए। Tilling before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. हमने टिलिंग के बारे में बहुत अच्छी तरह से पिछले वीडियो में पढ़ा है, तो आप अगर उन वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। ओके, टिलिंग क्या होती है, इन सारे विषयों के बारे में हम जान चुके हैं। ओके, टिलिंग खेत जोतने की प्रक्रिया को हम लोग टिलिंग कहते हैं। तो जब हम लोग क्रॉप को सोइंग करते हैं, जब हम लोग क्रॉप को बोते हैं, जब हम लोग क्रॉप को अपने खेतों में लगाते हैं, तो उससे पहले हम खेतों की जुताई करते हैं, खेतों में टिलिंग प्रोसेस करते हैं। उससे क्या होती है कि टिलिंग से जो पहले से मौजूद वीड्स होते हैं वे अपरूट हो जाते हैं। टिलिंग की मदद से पहले से मौजूद वीड्स जो खेत में मौजूद हैं वे अपरूट हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं या फिर मर जाते हैं, और फार्मर्स उन वीड्स को खेत में ही छोड़ देते हैं, जिससे वे टिलिंग के प्रोसेस के कारण वे वीड्स मिट्टी में मिल जाते हैं और बाद में सूख जाते हैं, और सूख करके वो मैन्योर का रूप ले लेता है, जो हमारे लिए फायदेमंद ही होता है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। वीड्स को रिमूव करने का सही समय वह होता है जब वीड्स फ्लावर्स एंड सीड्स को प्रोड्यूस नहीं किया होता है, मतलब हमें वीड्स को तब उखाड़ लेनी चाहिए जब वह फ्लावर्स एंड सीड्स नहीं दिया होता है। कहने का मतलब वीड्स को फ्लावर्स एंड सीड्स प्रोड्यूस करने से पहले ही हमें उनको
रिमूव कर लेना चाहिए। यही एक अच्छा समय होता है, क्योंकि इस वक्त क्या होता है कि वीड्स जो होते हैं वो फ्लावर्स या सीड्स नहीं दे पाते हैं, जिससे वीड्स तेजी से स्प्रेड हमारे खेतों में नहीं हो पाता है। आपको पता ही होगा कि फ्लावर्स एंड सीड्स दो ऐसे प्लांट्स के दो ऐसे पार्ट है जिससे रिप्रोडक्शन होता है, जिससे नए पौधे डेवलप होता है। इसलिए हमें वीड्स को उस वक्त रिमूव कर लेना चाहिए जब वह फ्लावर्स एंड सीड्स नहीं दिया होता है। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. को फिजिकल द्वारा रिमूव कर सकते हैं वो है वीड्स को उखाड़ ले या फिर उसे काट ले। ओके, हमें समय समय पे फसल को देखनी चाहिए। कहीं पर भी वीड्स नजर आता है तो हम उसे फिजिकल एक्टिविटीज करके उसे रिमूव कर सकते हैं, लाइक एज उसे उखाड़ ले या फिर उसे किसी टूल्स के द्वारा कटिंग कर ले। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। एक खुरपी एक टूल्स आती है जो वीडिंग करने में मदद करती है। इस टूल्स के द्वारा हम लोग पौधों को जड़ से उखाड़ सकते हैं या फिर कटिंग कर सकते हैं। और सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। आपको मैं बता दूं कि सीड ड्रिल के बारे में हमने पिछले वीडियो में काफी अच्छी तरह से जाना था। ओके, तो उसका एडवांटेज भी हमने काफी देखा था। उसके बहुत सारे एडवांटेज में एक ये भी एडवांटेज है कि वो वीड्स को जड़ से उखाड़ देता है। जब हम लोग सीड ड्रिल का यूज अपने खेतों में वीड्स को रिमूव करने के लिए करते हैं तो वो वीड्स को जड़ से उखाड़ फेंकता है। ओके, नाउ वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D। हमने फिजिकल रिमूवल के बारे में पढ़ा कि हम लोग कैसे फिजिकल द्वारा वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग केमिकल्स की बात करें, केमिकल्स का यूज करके बात करें तो जो केमिकल्स वीड्स को खत्म करने के लिए होता है वो वीडिसाइड्स कहलाता है। जिस केमिकल्स के द्वारा हम लोग वीड्स पे कंट्रोल करते हैं, जो वीड्स को हम लोग अपने नियंत्रण में रखते हैं, वीड्स का ग्रोथ को कम करते हैं, उन केमिकल्स को हम लोग वीडिसाइड्स कहते हैं। जैसे 2,4-D, ये सारे एग्जाम्पल्स है वीडिसाइड्स के। These are sprayed in the fields to kill the weeds. इन केमिकल्स का स्प्रेड हम लोग वीड्स पे करते हैं। They do not damage the crops. वो केमिकल्स, वो वीडिसाइड्स क्रॉप्स को कोई भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती है। The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in fields with a sprayer. हम लोग क्या करते हैं कि इस केमिकल्स को, इस वीडिसाइड केमिकल को एक स्प्रेयर में डालते हैं। ओके, और उसमें उसकी मात्रा अनुसार, केमिकल के मात्रा के अनुसार हम लोग पानी डालते हैं और फिर उसे मिक्सअप करके उन वीड्स पे, अपने फसलों में के साथ साथ अपने आप उगे हुए वीड्स पे जैसे हम लोग इसका छिड़काव करते हैं तो वो खुद ब खुद क्या होता है, वीड्स जल जाता है, मर जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, जो भी पर्सन इस केमिकल्स का यूज करता है उसके हेल्थ पर अफेक्ट पड़ सकता है, उसके हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सो दे शुड यूज दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली। इसलिए इस केमिकल का यूज करते वक्त हमें काफी ध्यान रखनी चाहिए और काफी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये अगर केमिकल हमारे नाक या मुंह में चला जाता है किसी भी प्रकार से, हवा द्वारा या फिर डायरेक्ट हमारे पास ये केमिकल्स चला आता है तो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, हमारे हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of this chemical. इसलिए जब भी हम इस केमिकल का छिड़काव कर रहे होंगे तब हमें अपने नाक और मुंह को एक क्लॉथ से ढक लेना चाहिए, जिससे वो केमिकल्स हवा के माध्यम से या फिर कोई भी माध्यम से हमारे मुंह या नाक तक ना आए और हम उसे इनहेल ना कर पाए। और अगर हम इनहेल नहीं कर पाते तो हमारे बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ सकता है, कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। सो अब हम लोग बात करते हैं हार्वेस्टिंग के बारे में। जब हमने पढ़ लिया कि वीडिसाइड्स को रिमूव करने का ये सब तरीका, ये सब पढ़ लिया हमने, वीड क्या होते हैं, वीडिसाइड्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो हम लोग हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। हार्वेस्टिंग क्या होता है इनके बारे में जानते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। फसलों की कटाई करना ही हार्वेस्टिंग कहलाती है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल के परिपक्व होने के बाद अगर हम उसकी कटाई कर ले रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। ओके, मतलब मैच्योर्ड क्रॉप को, परिपक्व
क्रॉप को, फसल को अगर हम काट ले रहे हैं उससे हम उस एक्टिविटी को, उस प्रोसेस को हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में हम लोग दो तरीके अपनाते हैं, या तो क्रॉप्स को पुल्ड आउट कर ले या फिर कट क्लोज कर ले। मतलब हार्वेस्टिंग करने के लिए, क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करने के लिए हमें पौधों को काटना पड़ेगा या फिर उसे खींचना पड़ेगा, उसे जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। ओके, It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature। आपको पता ही होगा कि काफी मेहनत के बाद हम लोग फसल को बोते हैं। ओके, मिट्टी का प्रिपरेशन करके, सिलेक्शन ऑफ सीड्स, इन सारे तमाम एक्टिविटीज के बाद, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बाद क्रॉप जो होती है वो 3 से 4 महीने बाद पक जाती है, मैच्योर हो जाती है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। जो हार्वेस्टिंग है, फसलों की कटाई है हमारे देश में, वो सिकल द्वारा की जाती है। सिकल एक, जिसे हम लोग हिंदी में हंसिया कहते हैं, ये लोहे की बनी होती है। लोहे की धारदार तेज टूल्स है जिससे हम लोग फसल की कटाई करते हैं। या फिर एक हार्वेस्टर मशीन आती है जिसका उपयोग हम लोग हार्वेस्टिंग के रूप में करते हैं। हमारे देश में मुख्यतः सिकल द्वारा, हंसिया द्वारा ही फसलों की कटाई की जाती है। या फिर एक मशीन आता है हार्वेस्टर, वो उसके मदद से हम लोग फसलों की कटाई करते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप्स द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। जब हम लोग फसलों की कटाई कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ भूसा भी ग्रेन्स में मिले होते हैं। ओके, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो ग्रेन्स होते हैं वो एक लेयर द्वारा कोटेड होता है, एक लेयर द्वारा कोटेड होता है, वो लेयर ही चाफ के रूप में बन जाता है। बाद में जब हम लोग क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं तो वो लेयर चाफ बन जाता है, भूसा बन जाता है, जो हमारे लिए यूजलेस होता है। इसलिए हमें उन चाफ को ग्रेन सीड से सेपरेट करना होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। और चाफ को, भूसा को ग्रेन सीड से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इज इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेसर। हार्वेस्टर मशीन होती है, उसके साथ साथ थ्रेसर भी कंबाइंड होती है, जुड़ी हुई रहती है। और जैसे ही वो हार्वेस्टर फसल को उखाड़ता है, उस फसल को काटता है, वैसे वैसे ही वो ग्रेन्स को थ्रेसर में डालते चला जाता है, जिससे क्या होता है कि ग्रेन्स अलग हो जाते हैं और चाफ अलग हो जाते हैं। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। जिस किसान के पास खेत काफी कम एरिया में होती है तो वो विनोइंग प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। वे पंखा का उपयोग करते हैं, एक पंखा के आगे अपने फसल्स को, अपने ग्रेन्स को, कि पंखे के आगे अपने ग्रेन्स को हिलाते हैं, नीचे फेंकते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उस हवा की मदद से चाफ उड़ जाती है, अलग हो जाती है। क्योंकि ग्रेन जो होती है वो हेवी होती है और चाफ लाइटर होती है। ओके, और जैसे ही हवा में हम लोग के आगे हम लोग फसल को गिराते हैं, उस प्रक्रिया में क्या होती है कि अनाज होती है वो हेवी होने के कारण नीचे चली जाती है, और जो चाफ होती है वो लाइटर होने के कारण अलग हो जाती है, उड़ जाती है। तो ये होती है विनोइंग, एक प्रोसेस जो कम एरिया वाले लैंड के फार्मर्स इस प्रोसेस का उपयोग करते हैं। इन सारे टॉपिक के बाद हमें हार्वेस्ट फेस्टिवल्स पढ़ने को मिल रहा है। क्यों? हमने काफी मेहनत किया, हमने हार्वेस्टिंग किया, तो इन सारे बदले में हम इस हार्वेस्ट को फेस्टिवल्स के रूप में मनाते हैं। कि कटाई, छटाई आदि सब करने के बाद हम लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं, एक त्योहार मनाते हैं फसलों के लिए। After 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest. क्रॉप को कल्टीवेट करने में हमें काफी मेहनत करना पड़ता है, काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है। और इन हार्ड वर्क करने के बाद 3 से 4 महीने बाद वो एक ऐसा समय आता है जब हमारा फसल पक करके तैयार हो जाता है और हम लोग उसकी कटाई करते हैं। तो इस कटाई के प्रोसेस को ही एक फेस्टिवल के तौर में मनाते हैं। फसलों की कटाई के बाद एक फेस्टिवल्स मनाते हैं, एक प्रकार का त्योहार मनाते हैं, जिसे हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। The efforts of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little. हम 3-4 महीनों में काफी मेहनत करते हैं और उसके बाद हमें फसल प्राप्त होती है। इस समय को हम लोग एंजॉय करते हैं, इस छोटे से समय को हम लोग एंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं इस समय में। The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. भारत के हर एक कोने में इस
फेस्टिवल को धूमधाम से मनाया जाता है, हम अपने हर्षोल्लास को व्यक्त कर पाते हैं। मेन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट इंथुजियाज्म। आपको पता होगा कि क्रॉप कल्टीवेशन में मेन एंड वुमेन दोनों अपना अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए वे दोनों सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नवान्य एंड बिहू। ये जितना भी आपने फेस्टिवल्स देखा ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है स्टोरेज। हमने सारा काम कर लिया, फसल मैच्योर भी हो गया, उसकी कटाई भी कर लिए, तो इसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा, उसको एक जगह उसको सेफली रखना भी तो पड़ेगा, ताकि हम नेक्स्ट समय में उस स्टोरेज सीड को, ग्रेन्स को उपयोग में ला सकें। इसलिए हमें फसल को हार्वेस्टिंग करने के बाद, क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद स्टोर करते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। स्टोरेज की प्रक्रिया भी एक महत्वपूर्ण कार्य मानी जाती है, क्योंकि इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेव फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आने वाले समय में अगर हम ग्रेन्स का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें स्टोर करना आवश्यक होती है। ओके, लंबे समय तक हम अपना अनाज को रखना चाहते हैं तो उससे मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेफ होना चाहिए। अगर हम बहुत लंबे समय तक अपने फसल को स्टोर करना चाहते हैं तो हमें मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उन्हें बचाना होगा, क्योंकि ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ये ग्रेन्स को स्पॉइल्ड कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। मॉइस्चर के कारण जो सीड्स होती है वो जर्मिनेट हो जाता है, वो अंकुरित हो जाता है, इंसेक्ट उसको खा सकते हैं, रैट्स उसको खा सकते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें लग करके उस सीड्स को, ग्रेन्स को खा सकते हैं। इसलिए हमें स्टोरेज करना जरूरी होता है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। आपको पता होगा कि जिस फसल को हम हाल फिलहाल काटते हैं वो उस फसल में काफी मात्रा में पानी होती है, मतलब काफी मात्रा में नमी होती है, वो मॉइस्चर्ड होता है। If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. हाल फिलहाल ही अगर हम क्रॉप को काटते हैं और उसे स्टोर करते हैं तो वो स्पॉइल्ड हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में नमी होती है और उस नमी के कारण वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा अटैक किया जा सकता है, उसमें फंगस लग सकते हैं और उस फसल को बर्बाद कर सकते हैं, या फिर वो जो सीड्स है वो अपने आप जर्मिनेट हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। ओके, इसलिए उस सीड्स को स्टोर करने से पहले हमें उसे अच्छी तरह से सुखानी पड़ती है। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले, अनाज को स्टोर करने से पहले उसे धूप में अच्छी तरह से सुखा देते हैं, ताकि उसे क्या हो कि मॉइस्चर जो वो कम बढ़ जाए, रिड्यूस हो जाए। ओके, जिसके कारण उसमें किसी भी प्रकार की माइक्रो ऑर्गेनिज्म न लग पाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी जो होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मॉइस्चर पे उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हम लोग ग्रेन्स को ड्राई कर देते हैं, सुखा देते हैं, तो उससे नमी खत्म हो जाती है, मतलब काफी कम मात्रा में उसमें नमी होती है, जिससे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक नहीं कर सकता और वो फसल, हमारा जो अनाज है वो प्रिवेंट रहेगा इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स। आपको पता होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो अनाज को जूट के बैग में, जो पटसन आता है उसके बैग में या फिर मेटालिक बैग्स में स्टोर करते हैं। However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. हम लोग बड़े बड़े कोठरी में या फिर डब्बा में ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो होता है डब्बा वो स्टील का बना होता है, फिर टीन का बना होता है। इसके कारण क्या होता है कि रैट्स एंड इंसेक्ट उसमें इंटर नहीं हो पाते, उसमें घुस नहीं पाते, जिसके कारण हमारा अनाज सुरक्षित रहता है। ड्राइड नीम लिम्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अगर हम लोग घर पे अपने अनाज को स्टोर कर रहे होते हैं तो उसमें हम ड्राई नीम को डाल देते हैं, सूखे हुए नीम के पत्तों को डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि कीड़ा लगने की आशंका कम हो जाती है या फिर इम्पॉसिबल हो जाता है कि उसमें कोई कीड़ा लग सके। Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. आपको पता ही होगा कि जो कोस्टल एरिया के नजदीक रहते हैं, जो समुद्र एरिया के नजदीक रहते, तटीय क्षेत्र के नजदीक जो रहते हैं, वो उनका मुख्य
भोजन होता है वो मछली होता है, क्योंकि वो नदी के किनारे रह रहे हैं, पानी के क्षेत्र के किनारे रह रहे हैं और पानी में मछली सरवाइव करती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ के लोग, वहाँ के निवासी होते हैं, वो मछली को पकड़ के अपने डाइट के रूप में टेक करते हैं। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like a selection of seeds, sowing, etc. ओके ना, आपने देखा, हमने इन सभी चीजों के बारे में चैप्टर में देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन करने से पहले, क्रॉप की प्रोडक्शन करने से पहले हमें काफी ज्यादा स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ सीड्स करना, सोइंग करना, इरिगेशन करना आदि जैसे सारे एक्टिविटीज को इन सारे एक्टिविटीज को करनी पड़ती है क्रॉप को कल्टीवेशन करने के लिए, क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए। सिमिलरली एनिमल्स reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. उसी प्रकार जिस प्रकार हमने फसल को उत्पादन करने के लिए काफी स्टेप्स लेते हैं, काफी एक्टिविटीज करते हैं, वैसे ही एनिमल्स को पालने के लिए, एनिमल्स को घर में पालने के लिए हमें काफी ज्यादा स्टेप लेना पड़ता है, काफी ज्यादा एक्टिविटीज करनी पड़ती है। ओके, उनके लिए फूड देना, शेल्टर देना, उनकी ध्यान रखना, इन सारे चीजों को हम लोग करते हैं। अगर हम लोग एनिमल्स को रेयर करते हैं काफी लार्ज स्केल में, तो उसे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री हम उसे कहते हैं जब हम लोग एनिमल्स को बड़े पैमाने पे पालते हैं, मीट, दूध, अंडे के लिए, हम उनसे लाभ पाने के लिए, तो उनके पालने की जो प्रोसेस होती है वो एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। ओके, Fish is good for health. We get cod liver oil from fish, which is rich in vitamin D. आपको पता ही होगा कि फिश जो होती है हमारी सेहत के लिए काफी अच्छी होती है, क्योंकि इसके लीवर में कॉड लिवर ऑयल होती है। ओके, जो काफी मात्रा में विटामिन डी कंटेन की हो जाती है। आपको पता ही होगा कि जिसे आंख में प्रॉब्लम हो जाती है उसे कॉड लिवर ऑयल यूज करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें विटामिन डी की मात्रा काफी ज्यादा होती है जो हमारे आंख के लिए अच्छी होती है। सो आपने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में ये जाना। अगर हम लोग पशुओं को पालते हैं, उनसे मीट, मछली, दूध, अंडा आदि जैसे तमाम चीजों को पाने के लिए, तो उनकी पालने की प्रोसेस को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में हमें भी बहुत सारे स्टेप उठाने पड़ते हैं, जैसे हम लोग क्रॉप को प्रोडक्शन में बहुत सारे स्टेप उठाते हैं, वैसे ही एनिमल हस्बेंड्री में हमें काफी स्टेप को, एक्टिविटीज को करना पड़ता है, जैसे उन्हें उचित मात्रा में फूड देना, उनके लिए शेल्टर बनाना, उनका केयर करना आदि जैसे तमाम एक्टिविटीज करते हैं, तो ये सारा प्रोसेस एनिमल हस्बेंड्री का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए दिल से आपको थैंक यू। एंड हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना।